एक ऐसी स्थिति की कल्पना करके देखते हैं जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। मतलब एक तरफ 27 साल की एक लड़की है, नाम है काव्या शर्मा। अहमदाबाद में एक बहुत ही टॉप कॉलेज से उसने MBA किया है और वो एक काफी सक्सेसफुल ब्रांड मैनेजर है। हाँ, एक एम्बिशियस प्रोफेशनल है ना। बिल्कुल। वो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन संभालती है और उसकी डायरी में एक जगह उसने सपना लिखा है कि एक दिन मेरी खुद की कंपनी होगी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सपना है। हाँ, पर दूसरी तरफ सिर्फ कुछ ही दिन बाद क्या होता है कि उसकी शादी हो जाती है जयपुर के एक बहुत ही ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली में। और वहाँ उसे बताया जाता है कि देखो अब तुम्हारा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि इस नए घर के डाइनिंग टेबल के जो नियम है ना, उनके हिसाब से खुद को ढाल लो। यानी उसकी डिग्री और एम्बिशन का अब वहाँ कोई खास काम नहीं है। वही तो। अच्छा, इस नए एनवायरनमेंट में उसकी पढ़ाई, उसके एक्सपीरियंस को जैसे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है। इस डीप डाइव में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है उसका नाम है अधूरी नहीं अलग राह। हाँ, ये अस्तित्व कथा से ली गई एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। एकदम सही कहा। तो आज हमारा मिशन ये है कि हम इस पर विस्तार से चर्चा करें। जब एक पढ़ी लिखी महिला के करियर के आगे शादी और सामाजिक उम्मीदों की एक अचानक से दीवार खड़ी कर दी जाती है, तो उस प्रोफेशनल एम्बिशन और उन पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच का जो बैलेंस है वो कैसे बनता है। और ये दीवार ऐसी होती है जैसे किसी बहुत तेज रफ्तार से चलती हुई ट्रेन को बिना किसी स्टेशन के इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया गया हो। सही बात है। या जैसे किसी तेज बहते हुए दरिया पर अचानक से एक भारी भरकम डैम बना दिया गया हो। पानी तो कहीं जाएगा ना। जरूरी बात इस सोर्स को समझते हुए ये ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ एक काव्या की कहानी नहीं है। ये हमारे समाज के उस बहुत बड़े टैलेंट पूल की कहानी है जो शादी के बाद अक्सर घर की चारदीवारी में कहीं खो जाता है। हम ये समझेंगे कि कैसे ये जो छुपी हुई क्षमता होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती, बस सही मौके का इंतजार करती है। सही। तो चलिए सीधे इस कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां सामाजिक उम्मीदों का जो बोझ है वो दिखना शुरू होता है। जैसे ही काव्या की शादी होती है, मतलब महज एक हफ्ते बाद, उसकी सास उर्मिला जी उससे बहुत ही आराम से कहती हैं कि देखो बहू, घर बड़ा है, पति राघव अच्छा कमाता है, तो तुम्हें अब नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और राघव का क्या रिएक्शन था इस पर? वही जो आम तौर पर ऐसे परिवारों में होता है। राघव भी अपनी माँ का सपोर्ट करता है और काव्या से कहता है कि थोड़ा एडजस्ट करो ना। एडजस्ट करो ना, ये फ्रेज अपने आप में बहुत लंबा चर्चा का विषय है। बिल्कुल। पर मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि काव्या जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स में बड़े बड़े क्लाइंट्स से डील करती थी, वो यहाँ चुपचाप अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज देती है और एक आम घरेलू रूटीन में फंस जाती है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये जो खामोशी है, इसको हम हमेशा सहमति मान सकते हैं? वही ना, मुझे भी यही लगता है कि खामोशी का मतलब हर बार हाँ नहीं होता, क्योंकि सोर्स में एक बड़ा अच्छा आगे इंसिडेंट है। काव्या के जो पुराने ऑफिस के कलीग्स थे, वो उसे मैसेज करते हैं कि नया क्लाइंट आया है और काम के बारे में याद दिलाते हैं। हाँ, और उस पर काव्या का रिएक्शन क्या होता है? वो कुछ बोलती नहीं है, वो बस एक इमोजी भेज देती है रिप्लाई में, और उसके बाद वो खिड़की के बाहर देखती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खाली मुस्कान होती है। ये खाली मुस्कान मतलब क्या दर्शाती है, ये मुझे थोड़ा समझना था। असल में राघव जो उसका पति है, उसने भी वो मुस्कान देखी थी और सोच बताता है कि उसे पहचान गया था। अच्छा। हाँ, ये वो मुस्कान है जो कोई तब पहनता है जब वो बहुत कुछ अंदर छिपा रहा हो। यहाँ से उस मानसिक स्थिति का पता चलता है जहाँ किसी ने अपनी सारी एम्बिशंस को एक बंद राज में रख दिया हो और उस दराज की चाबी जैसे कहीं खो दी है ताकि नए परिवार में शांति बनी रहे। पर अंदर ही अंदर एक खामोश संघर्ष चल रहा होता है। सही बात है। वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है नए एनवायरनमेंट में, पर जैसा आपने शुरू में कहा था ना, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल। तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसी समस्या आती है जहां काव्या को उसमें एक नया अवसर दिख जाता है। ये कौन सी समस्या थी? उसके ससुर जी यानी श्यामलाल जी की एक बहुत पुरानी कपड़े की दुकान होती है, करीब 40 साल पुरानी। 40 साल, मतलब एक लेगेसी है उनकी। हाँ, एकदम। पर अब सीन ये हो गया है कि उस दुकान के पास ही एक नया चकाचौंधा वाला मॉल खुल गया है।
और उस मॉल की वजह से श्यामलाल जी की दुकान पूरी तरह घाटे में जा रही है। दुकान लगभग बंद होने की कगार पर आ गई है। नए जमाने का कंपटीशन। बिल्कुल। डाइनिंग टेबल पर जब श्यामलाल जी बैठते हैं तो उनकी निराशा साफ दिखती है। पूरा परिवार बहुत उदास और खामोश रहता है। उन्हें लगता है ये मॉल एक बहुत बड़ा खतरा है। पर काव्या को शायद कुछ और दिख रहा था वहाँ, है ना? एकदम, यही सबसे दिलचस्प पॉइंट है इस कहानी का। परिवार के बाकी लोग उस मॉल को एक डेंजर की तरह देख रहे थे, पर काव्या का जो ब्रांड मैनेजर वाला दिमाग था वो चालू हो जाता है। वो इस पूरे सिचुएशन को बिल्कुल अलग नजर से देखती है। अगर हम इसको थोड़ा डिकोड करें तो काव्या ने देखा कि पुरानी दुकान है, लोकल फैब्रिक है और एक ट्रेडिशनल डिजाइन वाली अप्रोच है। हाँ, और उनका पर्सनल टच भी। सही कहा। तो बाकी लोग सोच रहे थे कि ये उनकी वीकनेस है क्योंकि मॉल में तो सब मॉडर्न है, पर काव्या जानती थी कि मार्केटिंग की दुनिया में यही चीजें यूएसपी बनती हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अरे वाह, मतलब उसने दुकान की उम्र और उसके पुरानेपन को वीकनेस नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ समझ लिया। बिल्कुल, उसने समझा कि ये कोई मामूली दुकान नहीं है, ये एक हेरिटेज है, एक ऐसी विरासत जिसे लोग आजकल बहुत पसंद करते हैं फास्ट फैशन के इस दौर में। सही कहा। लोग कहानियों से जुड़ते हैं, पर देखिए दिमाग में आइडिया आना एक अलग बात है और एक ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली में अपने ससुर जी के सामने जाकर उसे पेश करना, ये तो बहुत ही मुश्किल स्टेप है। बहुत बड़ा स्टेप है, खासकर तब जब आपसे पहले ही एडजस्ट करने को कह दिया गया हो। वही तो। पर काव्या क्या करती है, वो रात भर जाकर एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाती है और अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सीधे अपने ससुर जी के पास जाती है। वो उनसे सिर्फ 3 महीने का टाइम मांगती है, एक सॉलिड प्लान के साथ। क्या प्लान था उसका? उसने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कैटलॉग और लोकल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू वेबसाइट बनाकर दुकान को डिजिटल करने का प्लान बताया। अब ससुर जी तो ऑब्वियसली हैरान थे। वो पूछते हैं कि बेटा तुमने ये सब कब सीखा? और उसका जवाब क्या था? ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है। वो जवाब सच में हिट करता है। वो कहती है जब आपने मुझे घर में रहने का मौका दिया ना, तब मैं यही सब सोच रही थी। क्या बात है, इस एक लाइन में कितनी गहराई है। उसने अपने खाली वक्त और फ्रस्ट्रेशन को एक बहुत ही पॉजिटिव फोर्स में बदल दिया। और इसका नतीजा ये निकलता है कि श्यामलाल जी काव्या के इस नए कदम में उसके एली यानी समर्थक बन जाते हैं। ये वाकई एक अनएक्सपेक्टेड अलायंस है। एक सास और बहू का प्रोफेशनल पार्टनर बनना आमतौर पर ऐसी ट्रेडिशनल फैमिलीज में देखने को मिलता नहीं है। वही ना, मैं सोच रही थी कि ये काव्या का एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने परिवार से लड़ाई नहीं की अपना हक मांगने के लिए, बल्कि उसने उस परिवार की जो लेगेसी थी उसे बचाकर अपने लिए एक जगह बना ली। ये वाकई रिमार्केबल है। बिल्कुल, और जब दोनों का दिमाग साथ चला तो रिजल्ट्स भी बहुत आउटस्टैंडिंग आए होंगे। आउटस्टैंडिंग तो क्या, बिल्कुल चमत्कार था। काव्या की जो पहली इंस्टाग्राम पोस्ट थी वो वायरल हो गई। उस पोस्ट में ऐसा क्या था? उसने उनके दुकान के किसी पुराने कारीगर के हाथों की तस्वीर डाली थी और कैप्शन लिखा था, ये हाथ 50 साल से बुन रहे हैं, हर धागे में कहानी है। अरे वाह, ये तो सीधा इमोशंस पर अटैक है। उसने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने इमोशन और ट्रस्ट बेचा। सही कहा। और इस इमोशन का असर ये हुआ कि सिर्फ 3 महीने के अंदर उस दुकान की कमाई 3 गुना बढ़ गई। 3 टाइम्स। ये उन सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है जो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस में फंसी हुई हैं। उनकी जो क्षमता या टैलेंट है वो कभी बेकार नहीं जाता। वो बस किसी नए दरवाजे के खुलने का वेट करता है। सही बात है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता बनाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि इस बिजनेस सक्सेस का असर सिर्फ उनके बैंक अकाउंट पर ही नहीं दिखा, और उस पुरानी सोच को भी बदल कर रख दिया। वो कैसे? देखिए, 6 महीने बाद वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है जिसमें काव्या की जो मार्केटिंग एक्सपर्टीज है और उसके ससुर की जो 40 साल की लेगेसी है, उन दोनों के इस कॉम्बिनेशन की बहुत तारीफ होती है। यानी उनकी सक्सेस पब्लिक हो गई थी। हाँ, अब ये न्यूज़पेपर उर्मिला जी भी पढ़ती हैं। वही उर्मिला जी जिन्होंने शादी के 1 हफ्ते बाद काव्या को जॉब छोड़ने को कहा था। उनका क्या रिएक्शन था आर्टिकल पढ़ने के बाद? यहाँ आकर कहानी अपने सबसे इमोशनल पीक पर पहुँचती है। उर्मिला जी सीधा काव्या के पास आती हैं
और उससे माफी मांगती हैं कि उन्होंने उसे काम करने से रोका था। ये वाकई बहुत बड़ा मोमेंट है किसी भी पुरानी सोच को बदलने का। बिल्कुल। और उस पर काव्या का जो जवाब था वो और भी दिल को छूने वाला था। वो अपनी सास से कहती है कि मान जी आपने रोका नहीं था, बस मेरा रास्ता थोड़ा बदल दिया था और शायद यही सही रास्ता था। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है और इसमें हमारी सोसाइटी की उन सभी बड़ी महिलाओं या सासों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। वो संदेश आप थोड़ा विस्तार से समझाना चाहेंगे? जरूर। देखिए, उर्मिला जी का माफी मांगना ये साबित करता है कि किसी भी परिवार की बड़ी महिलाओं को अपनी बहुओं की क्षमताओं को देखना और समझना चाहिए। सही कहा। अगर वो एक दूसरे के सपनों का सपोर्ट करें ना, तो वो सिर्फ एक बहू की जीत नहीं होती, वो पूरे परिवार की कलेक्टिव जीत बन जाती है, जैसा श्यामलाल जी के बिजनेस को बचाकर काव्या ने किया। बिल्कुल। इस कहानी का अगर हम पूरा सार निकालें तो बात साफ है कि शादी के बाद सपने खत्म नहीं होते, बस उन तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा अलग हो जाता है। हाँ, घर की चारदीवारी किसी के भी सपनों को कैद नहीं कर सकती है ना। वही तो, जो आपका हुनर या टैलेंट किसी एक वक्त पर बेकार लग रहा होता है, वही सही अवसर मिलने पर पूरी दुनिया बदल सकता है। एकदम सही। और इस चर्चा के आखिरी हिस्से में मैं एक सोचने वाली बात रखना चाहूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। क्या पता हमारे जीवन में आने वाली ये बाधाएं या ये जो ठहराव आता है वो दरअसल हमें पीछे धकेलने के लिए आता ही ना हो। अच्छा, तो फिर किस लिए आता है? शायद वो इसलिए आता है ताकि हम थोड़ा रुकें और सोचें कि हमारी असली ताकत क्या है। क्या पता वो जो बंद दराज जिसमें हमने अपने किसी सपने को छुपा कर रख दिया था, वही दराज दरअसल किसी नए और बड़े साम्राज्य की नींव बनने वाली हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल थॉट है। हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बंद दराज है जिसे अब खोलने का वक्त आ गया है। सही बात है। अपनी क्षमता को पहचानना ही सबसे पहला कदम होता है। एकदम सही कहा आपने। तो दोस्तों, आज की इस डीप डाइव विस्तार से चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है काव्या की कहानी ने आपकी भी सोचने का नजरिया थोड़ा जरूर बदला होगा। बिल्कुल। अपनी बंद दराजे खोलने का वक्त शायद यही है। बिल्कुल सही। मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए और अपने रास्ते खुद ढूंढते रहिए।